बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। अराउंड तकरीबन 100 दिन से ज़ायद हो गए हम ईरान और अमेरिका के मामलात को रेगुलर बेसिस पे कवर करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जॉन हुसैन, ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां ये पूरे वेस्टर्न मीडिया का तने तनहा ये बंदा मुकाबला कर रहा होता है। चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप। और ये कतन मैं इसको कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मेरे ख्याल मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। मुझे तो कमेंट्स पे इतना ज्यादा आया, तो जिसकी बिना पर मैंने कहा यार जॉन, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बात करते हैं जरा। एक सोशल मीडिया की एक दुनिया है, उधर के लोग भी जानना चाहते हो। जिस तरीके से मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे होश ठिकाने ही आप लोगों ने कर दिए हैं वेस्टर्न मीडिया के और स्पेशली अमेरिका के। तो जरा कुछ बातें इनसे कर लेते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बहुत मुझे पता है आपका शेड्यूल सलमान भाई, बहुत बिजी आपका है। बहुत बहुत एक शुक्रिया। क्यू है। नहीं नहीं बहुत नहीं शुक्रिया नहीं, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मेरे लिए एजाज है कि आपने मुझे बुलाया। बहुत अरे थैंक शुक्रिया। यू। अरे थैंक यू। हम स्टार्ट कर लेते हैं, जरा क्विक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले बता दे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये अचानक से क्या मामला शुरू हो गया? आपने ट्रम्प को ऐसा कैसा ठंडा कर दिया है? पहले तो रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसे ही स्टेटमेंट वो देता था कि बस टाइमलाइन इतनी रह गई है, 2 घंटे रह गए, 1 घंटा रह गया है। और अब तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह उसको ही नजर ना लग जाए, वो जिस तरीके से वो मुसलसल एक स्नब कर रहा है। शट अप कॉल। अब मेरा कोट अनकोट करे तो बेगैरत तक तो कह दिया नेतन्याहू को उन्होंने कि तुम्हारी वजह यस से मैं बड़ी प्रॉब्लम के अंदर हो गया हूँ। ये ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए। सर जी, ये तो मेरे ख्याल में ये कमाल है। वो जो मिसाइलें हैं ना, वो होता है ना बदमाश, जो बदमाशी दिखाता है, वो जिसके अंदर कुछ होता नहीं है, वो बाहर से जो दिखाने की कोशिश करता है, वो भरमबाजी करता है और आपको दिखाता है कि भाई मैं आपको मारूंगा, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ ये कर दूंगा, मैं आपके साथ वो कर दूंगा। और जब उसको अपने बराबर का या अपने से ज्यादा ताकतवर सामने होता है और उसको एक लगाता है, तो फिर वो समझ जाता है कि अच्छा जी, मुझे जरा सा मोहतात रहना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ईरान और अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं है। कन्वेंशनल पावर में अमेरिका बहुत आगे है ईरान से, बहुत बड़ी पावर है अमेरिका। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इस पूरे खेल को, जो जैसे आपने हुर्मुज में जैसे जिस तरीके से उन्होंने इसराइल के ऊपर जो हमले किए, और इनके बेसिस जो इनके, आप देखें 8 ममालिक के अंदर 20 बेसिस के ऊपर इन्होंने जो हमले किए हैं, और जिस तरीके से सूरत हाल अभी बना दी है ट्रंप के लिए और इसराइल के लिए, तो बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को अपर हैंड करके दिखाए कि वो शायद जीत सके, यार जो चीज वो होमवर्क जंग इतना में नहीं कर जबरदस्त सके। कैसे कर लिया? मैं ये कह रहा हूँ अमेरिका सुपर पावर, अब कहते हैं कह रहे हैं कि कन्वेंशनल वॉर में उसका मुकाबला नहीं। अमेरिका का ईरान से मुतल्लिक होमवर्क बिल्कुल 0/0 लग रहा है। ईरान बिल्कुल। हर बारी अमेरिका की कैलकुलेशन से बहुत बाला नजर आ रहा है। वो ट्रम्प, मैंने आपको बताया, जो पिछले चंद दिनों से ये कह रहा था कि मैंने हमला कर देना है इस वीकेंड पे, संडे तक 2 दिन घंटे। और आपको पता आखिरी पूरा पूरा फिल्मी हीरो की तरह आखिरी टाइम लाइन तक लेके जाता था। जी वो ट्रम्प कह रहा है मुज़ाकरात ही आखिरी ऑप्शन है। जी जी आज जी उसके जी ये जी। जुमले हैं सारे। मैं ये कह रहा हूं ईरान की इतनी उम्दा, मुझे तो लग रहा है 47 साल आप लोगों ने सिर्फ स्टडी ईरान को किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर वीडियोस उठा के देखें, कासिम सुलेमानी शहीद ने बहुत पहले स्पीच में कहा था कि उन्होंने क्या करना है अगर जंग होती है तो, और उससे भी पहले 1980 के एंड की वीडियोस हैं मिलिट्री जहां पे क्लासेस हो रही हैं, और वहां पे उनमें बाकायदा जो चीजें आज हम देख रहे हैं सलमान भाई होती हुई, वही चीजें पहले से पढ़ाई जा रही थी ईरानियों को कि हमने करना क्या है। क्योंकि इस जंग की तैयारी, जब से ईरान का इनकलाब आया है, इस जंग की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक मोटो लेके सामने आए थे इनकलाब आयतुल्ला खुमैनी, कि भाई हमने शैतान बुजुर्ग जो कि अमेरिका वो समझते हैं, और शैतान कुचीक छोटा शैतान जो इसराइल वो समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इनके साथ लड़ाई करनी है और यही हमारा मकसद है, और इसके लिए हम ईरान को भी कुर्बान कर देंगे। तो देखिए, इंसान का जब और मुल्कों का जब इतना शिद्दत से एक चीज के ऊपर यकीन होता है और तैयारी होती है और खुदा पे भरोसा होता है, तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह ताला की भी मदद आती है। और मेरे ख्याल में बिल्कुल वही वाली बात है कि जिस तरीके से पहले जमाने में हम देखते थे, बड़ी बड़ी विक्ट्रीज देखते थे हम, कि कैसे छोटी छोटी फौजों ने किस तरीके से बड़ी बड़ी फौजों को गिराया। बदर के अंदर जिस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से मुकाबला किया आगे, और आगे की भी जो जंगें हैं दुनिया की मिसाली जंगों में से एक जंग जो है वो ये वाली जंग होगी। और सलमान भाई, मैं एक चीज बताऊं आपको कि यहाँ पे ईरानियों ने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार कर दिया था, कि चाहे जितने लीडरान मर जाएं, चाहे जितने लोग शहीद हो जाएं, चाहे जो भी हो जाए, अमेरिका को हमने जो है ना वो ऐसा नहीं बैठे रहने देना कि वो मारेंगे और वो चले जाएंगे। तो आज ये हालत कर दी है कि पहले जो ये ईरान को कहता था कि मैं इतने बम बरसाऊंगा, मैं इनकी तहजीब खत्म कर दूंगा, मैं इनका न्यूक्लियर मवाद जो है वो लेके चले जाऊंगा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दो, सैंक्शन मैं इनके ऊपर इतनी लगाऊंगा, और लगाई दवाइयां ईरान के अंदर जो है वो इंपोर्ट नहीं हो रही थी,
और बुरी हालत थी इकोनॉमी की, लेकिन फिर भी ईरानियों ने कहा कि हम जो है वो अपने ऊपर डटे रहेंगे। और जब आप डटे रहते हैं तो सामने वाले के पास ऑप्शन नहीं रहता। और अच्छा, इस आज ये सूरत मैसेज ने हाल है। कि जी, जी, इस आज ये मैसेज सूरत ने हाल कि है कि अनकंडीशनल सरेंडर से वो आ गया है कि जी हिजबुल्लाह से भी हमारी बड़ी बेहतरीन बातचीत हो रही है, शुक्रिया जी, आप भी अटैक ना करें। और ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी काइंडली हमारे साथ जो है मुज़ाकरात करें, ये हमला दोबारा नहीं करेंगे अंदर। बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये देखना है। अब मैंने जैसे कहा कि अब आप लोगों को ऐसा लगा जैसे 47-48 साल से सिर्फ आपने अमेरिका पे पीएचडी की, और ऐसी एक्यूरेट पीएचडी की, और कम से कम ये भी लग रहा है कि क्या ब्रीफिंग्स थी अमेरिकी सदर को व्हाइट हाउस की सलामती काउंसिल की मीटिंग में उनकी, जो नेशनल सिक्योरिटी की 3 से 4 मीटिंग हुई। तुलसी गबार्ड क्या अपनी जगह पर एक सर्टन नैरेटिव था। 18 जर्नैल भी आप लोगों ने फारिग कराए। आप लोगों के तो खैर शहीद हुए, मगर उनके आप लोगों ने ये मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी रिजीम निशानी चेंज है, है। ये मैं रिजीम इसकी चेंज है हाँ, उनकी। जितनी मैं कह रहा हूँ रजीम असल चेंज हुआ, लेकिन मैं कुछ और चीजें इस पे जरा देखना चाह रहा हूँ। आप लोगों को ये भी अंदाजा है कि ट्रम्प साहब का एक जहनी तवाज़ुन थोड़ा संखियों वाला भी है ना, एकदम उनका थोड़ा सा घूम भी जाते हैं। जी। उस चीज को देखते हुए आपको लगता है कि वो जो धमकी जो 2 दिन पहले हुई, जिस तरह 4-5 दिनों से ईरान पे 2 हमले हुए ना उनकी सिक्योरिटी पॉइंट्स के ऊपर, हसास इलाकों में, और आप लोगों ने बदले में कुवैत के ऊपर भी हमले किए। अभी तो एक मालबरदार जहाज को भी निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने ईरान के मालबरदार जहाज को बनाया, निशाना बनाया। क्या ऐसा है कि मुज़ाकरात के जो दरवाजे एकदम बंद किए, आईआरजीसी की तरफ से स्टेटमेंट ये आई ना, और फिर ईरानी ऑफिशियल्स ने भी उसको ओन करना शुरू किया। क्या उसने ही हिट किया कि ट्रम्प साहब जिस तरीके से ब्लफ मार रहे थे, वो ब्लफ आप लोगों ने बहुत सीरियस ले लिया था? देखिए सलमान भाई, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि असल जो फैसले हैं वो ट्रम्प नहीं करता। ट्रम्प शक्ल है उस सिस्टम की, जैसे पुतिन कहता है ना कि मैन इन ब्लैक सूट्स। पुतिन ने एक बात कही थी इंटरव्यू में कि मैंने बहुत सारे प्रेसिडेंट देखे, और इतने साल से इतने सालों से पुतिन जो है कितने ही प्रेसिडेंट्स को देख चुका है। कहता है कि ये शक्लें अलग अलग आती हैं, लेकिन पीछे से जब ये आ रहे होते हैं, और हर प्रेसिडेंट ये सोचता है कि मैं आके ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन वो जो काले सूट वाले लोग होते हैं, असल में वो कहते हैं कि जी आपने कैसे चलना है हम आपको बताएंगे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी बहुत सारे हैं, नोम चॉम्स्की की बड़ी क्रिटिक है इसके ऊपर, मीर शाइमर जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है कि असल में जो पीछे जिस तरीके से कहानी चल रही होती है वो मुख्तलिफ होती है और दिखाई कुछ और जा रही होती है। तो ट्रंप का भी जो इंस्टेबिलिटी है वो भी ईरानी रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन ट्रंप की इंस्टेबिलिटी से ज्यादा जो फैक्टर्स उस इंस्टेबिलिटी को चला रहे हैं, उस चीज की स्टडी करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उस चीज को अगर आपने स्टडी कर लिया और निजाम को स्टडी कर लिया, तो आई थिंक कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए। आपको याद होगा ट्रंप भी जब आने वाला था तो उसने इलेक्शन प्रोमिस में ये कहा कि जंगें जो हो रही हैं वो फजूल हो रही हैं और ऐसा हो रहा है, गलत कर रहे हैं, हम क्यों अपनी फौजें भेज रहे हैं। वही स्क्रिप्ट दोबारा रिपीट हुई। तो बात सारी ये है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, मेरे ख्याल में जो यहाँ पे सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग है उसने बड़ी मदद की इस चीज को जो है वो एड्रेस करने के लिए। फिर देखिए सलमान में बहुत सारी ऐसी चीजें जो ईरानियों के अपने अंदर पढ़ाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल की हर ईरानी को मिलिट्री सर्विस करनी होती है ऑलरेडी। और ठीक है। हर ईरानी को फलसफा पढ़ाया जाता है वेस्टर्न फिलोसफी का, और मगरिब के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस चीज के बारे में ईरानियों को बाकायदा पढ़ाया जाता है। 97% यहाँ का लिटरेसी रेट है, और हर हर ईरानी को यहाँ पे पता है, हम सबको पता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। सुकरात से लेकर रस्तू, अफलातून से लेकर ह्यूम, हेगल, कांट, नीत्शे, रशियन डॉस्टोयेव्स्की और साट्रा, और मतलब जिसको भी आप ले लें, रूसो ले लें, लॉक ले लें, हॉब्स ले लें, सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्ट की, सारी उनकी जो सिविलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ी अच्छी तरीके से समझाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इब्राहिम जुल्फिकारी जो आपको नजर आता है स्पोक्स पर्सन, जो खातिमुल अंबिया का जो सामने आके जो बयान करता था, वो बंदा मास्टर्स है वेस्टर्न फिलोसफी में। ये बात यस, किसी को पता बिल्कुल। नहीं। यस, बिल्कुल। ही इज मास्टर्स इन वेस्टर्न फिलोसफी। 4 जबानें आती हैं उस बंदे को, अरबी आती है, हिब्रू आती है, इंग्लिश आती है, फारसी आती है। तो ये बड़ा एक प्रोसेस है। आप अगर देखें तो ये आपको नजर आएगा कि लर्नेड सारे जितने भी लोग होते ठीक हैं है। इस सिस्टम में लर्नेड तरीके से जो है वो चल रहे होते हैं, जॉन और मुझे ना इसीलिए इनका सिस्टम कामयाब है। जी, जॉन मुझे 2 से 3 क्वेश्चन मजीद करने, लेकिन मैं जरा थोड़ा Yes. ईरानी अवाम के साथ ज्यादा यकजहती हम्म। करना चाह रहा हूँ। आज उनकी क्या फीलिंग थी जब ट्रम्प जैसे शख्स के मुंह से नेतन्याहू के लिए निकला कि तुम्हारी असल औकात तो ये थी कि तुम जेल में होते, ये तो मैं हूं जो तुम्हें बचाता था? कैसा लगा उन्हें जब तुम्हें कहा कि तुम्हारी खाल मैं बचा रहा हूँ? तुमसे और इसराइल से लोग मजीद नफरत करते हैं,
जो ऑलरेडी वो कहते हैं जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है, और जमाने में अगर ट्रम्प के मुंह से निकल जाए वो तमाम हकीकतें हैं, तो अब ईरानी अवाम इसको कैसे सेलिब्रेट करे कि देखें ये तो एक खास बंदे के मुंह से खास बंदे के लिए चीजें निकल आई। बाइडन जब था सलमान भाई, तो बाइडन ने भी इस तरीके की बातें की थी नेतन्याहू के लिए, कि नेतन्याहू जो है वो बड़ा गलीज आदमी है, बड़ा बुरा आदमी है, मैं तो नफरत करता हूँ। सिमिलर स्क्रिप्ट आपको बाइडन के दौर में भी नजर आई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उस दौर में भी इसराइल को जो एड मिली, जो फंडिंग मिली, 10 साल का मुआहदा वैसे ही हुआ है इनका, जिसके अंदर हर साल बिलियनों डॉलर इनको मिलेंगे। अलग बेसिक अलग है, सप्लीमेंट्री अलग है, मिसाइल डिफेंस का अलग है। बिलियनों डॉलर उनको दिए भी गए और सपोर्ट भी किया गया, पॉलिसीज पे ठीक है। अमल दरामद भी किया गया। तो ईरानी अवाम ये समझती है कि ये जो दिखाया गया है ना, बराक रेविट, अभी पहले एक तो चीज ये है कि बराक रेविट ने ये खबर दी। बराक रेविट साहब कौन है? हम्म, बराक रेविट साहब वो हैं जो एक तो एक्स आईडीएफ इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं, और बिल्कुल। वो चैनल 12 के लिए भी ये भी काम करते हैं और एक्सियोस के लिए भी काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे इन्होंने ही। पूरी जंग के बाद जो सीज फायर का जो पूरा दौर था, जो भी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हुई है, सट्टा हुआ है, वो सारा बिल्कुल ईरानी कहते हैं कि वो इन्हीं की वजह सारा से जो है हुआ। वो इन्हीं के थ्रू करवाया गया। तो ये बिल्कुल। जो इवेंट हुआ है, ये इवेंट दिखाया गया कि हुआ है, असल में ये कहानी हुई नहीं है। कहना ये ईरानियों का, ईरानी ये कहते हैं कि जिस तरीके से वाह। लड़ाई में होता है ना सलमान भाई, कि होता है ना कि लड़ाई में मैं मेरी लड़ाई हो गई किसी से और मुझे नहीं लड़ना अगर सामने वाले बंदे से, अगर वो अच्छा। मजबूत है, तो मैं कहूंगा कि जी मेरे बड़े भाई ने मना किया, इसलिए मैं जो है ना उसकी इज्जत में तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रहा, वरना मैं तुम्हारे साथ लड़ाई कर और लेती। राइट आप सही और मेरे पिए जी दोस्त है ने जी। मना किया है, मैं तुमसे डर के नहीं, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे डर गया और मैं तुमसे ओके। लड़ाई नहीं कर रहा। तो दोनों ने मिली भगत करके वहां पे ट्रंप को दिखाना था कि मैं जो है वो पावर में हूं, और दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ये दिखाना था कि जी हमने तो अमेरिकन की वजह से हौला हाथ रख लिया है, हम तो वरना अटैक करने वाले थे। असल ओके। बात यह है कि ये बातें, और एक इतनी बड़ी खबर, आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दो सोर्सेज दे रही हैं, आप ये सोचें दो सोर्सेज इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे रही हैं जिसके ऊपर उनके उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हो सकती है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। तो बात सारी ये कि ये सब खेल है जो दिखाया जाता है आवाम को। ईरानी नजर ये है कि हम लोग यही समझते हैं यहाँ पे कि ये सब दिखाया जाता है, होती कहानी कुछ और है। और ये सिर्फ मिसाइलों का तोहफा है जो मिला है कि वो रुक गए हैं अटैक्स करने से, वरना ये जिसके ऊपर अटैक करना चाहिए रुकते नहीं है। मैं ये जहां इसीलिए दिल तो कह चाहे रहा हूँ वहां कि हमला कर। ईरानियों की अंडरस्टैंडिंग पे ना, मैं क्या कहते हैं वो कहते हैं ना, वो कुर्बान जाए वाली बात पोजीशन है ना, कि वो वाकई इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो आखिरी दौरा ईरान था, उसमें से भी कुछ आउटपुट निकली थी। इसके बाद कुछ चीजें बेहतर हुई थी, वाकई कुछ चीजें बेहतर हुई थी। देखें, बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब जब आए थे और मोहसिन नकवी साहब जब आए थे, बहुत अच्छी एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अमेरिका की डिमांड्स फॉर एग्जांपल ये हैं, और ईरानियों ने कहा जी अच्छा हमारा हम ये चीजें कर सकते हैं। और आप ये समझें कि मुझे मेरी जो फॉरेन ऑफिस फॉरेन मिनिस्ट्री की जो सोर्सेज ने बताया, आप ये समझें कि मुआहदा हो गया ऑलमोस्ट, मतलब आप समझ सकते हैं कि बस दोनों साइड्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये बिल्कुल सच बात है, ऐसा था उस वक्त। मसला क्या हुआ, जब फील्ड मार्शल साहब ने इतनी मेहनत करके दोनों आए, इतनी मेहनत पाकिस्तान ने भी की, अब जब ये प्लान अमेरिकन को दिया, अमेरिकन ने कहा नहीं जी ये तो हमारी डिमांड थी नहीं, वो हमारी डिमांड थी। प्रॉब्लम ये है सलमान भाई कि एक तो न्यूक्लियर इशू के ऊपर ये बार बार आ जाते हैं कि जी जो इनरिच यूरेनियम है वो किसी तरीके से हमें निकाल के दें। दूसरा, लबनान के ऊपर इन्होंने इंसिस्टेंस रखी थी कि नहीं लबनान का इशू हम, और ये इंसिस्टेंस कब दिखाई? ये इंसिस्टेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डिस्कशंस किए और सारी चीजों के बाद दिखाई, वरना इनिशियल बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। फिर दोबारा टेक्स्ट एक्सचेंज हुआ, फिर दोबारा ईरानियों ने कहा अच्छा जी ठीक है चलें इन चीजों के ऊपर ये कर लेते हैं, और अमेरिका ने कहा ठीक है जी हम लोग आपके साथ हैं। फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, हम लोग कर लेते हैं, आप कैप लगा दीजिएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या आप बोल दीजिएगा कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, हम जो है वो सेटिंग करके किसी तरीके से एसेट्स इस तरीके से रिलीज करेंगे कि डायरेक्ट कैश एक्सचेंज नहीं हो। ये ठीक है। फिर दोबारा डिसाइड हुआ, फिर दोबारा उन्होंने जो है वो अपना, अब तो होता यही है कि जैसे जेडी वैंस को आखिरी वक्त में जिस तरीके से पाकिस्तान में जब बिल्कुल एंड पे आ गई थी चीजें, आपको याद होगा कि अभी जॉइंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और हमने तो लिख दिया था, अब आपने भी लिख दिया था, हमने भी लिख दिया था कि बिल्कुल। भाई हो बिल्कुल। गया है, बस अभी आके जॉइंट अनाउंसमेंट होनी है। आखिरी वक्त पे जेडी वैंस ने जो बात की नेतन्याहू से और ट्रंप से, सारा मामला जो है वो चेंज हो गया, गोल्ड पोस्टें चेंज हो गई। तो अनफॉर्चुनेटली जितनी भी मेहनत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, जितनी भी मेहनत मोहसिन नकवी साहब ने की, जितनी भी मेहनत सारे फरीकैन ने की, वो सारी मेहनत पे जो ये इनकी जो जितनी अच्छा, भी मेहनत की। जस्ट सपोज जॉन, इस वक्त ईरानी जो अवाम है उसका जज्बा कैसा है? अगर दोबारा से जंग शुरू हो जाए तो अब मैं मुख्तलिफ स्क्वायर्स पे रोज की तादाद में लोग ऑब्जर्व तो कर रहा हूं कि वो रातों को घर पे नहीं सोते। 58% अवाम सड़क पर होती है। या क्या जज्बा कैसा है? दे आर जस्ट रेडी कि किसी भी एक शॉर्ट स्पैन दोबारा शुरू हो सकता है।
यार सलमान भाई, मैं तो आपको सच बताऊं, मैं कहता हूँ रोना आ जाए देख के। अगर आप देखें ना, मुझे ऐसे ऐसे लोग नजर आए हैं, 85 85 साल के बूढ़े अंकल। मैं घर वापस जा रहा होता हूँ काम से, तो मुझे अक्सर वो नजर आते हैं, और रात को भी अक्सर वो नजर आते हैं। वो एक ही जगह, वो कमर झुकाए बेचारे जो है वो झंडा लेके खड़े हुए होते हैं और झंडा हिला रहे होते हैं पूरे दिल से। यकीन करें, इतना इस अवाम ने खोया है, इतना 47 साल इन्होंने सफर किया है, इतना इन्होंने, इतनी सैंक्शंस, प्रोपागेंडे, प्रोटेस्ट, इनका जो लीडर है उसको रोजाना की बुनियाद पे डिक्टेटर बोलना, रोजाना की बुनियाद पे इनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को शहीद करना, रोजाना की बुनियाद पे। तो आप सोचें, इस कौम का रिजॉल्व जो इतनी सख्ती में, इतनी इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद रोजाना रात को बाहर खड़ी होकर आती है, वो मैं आपको बिल्कुल सच अगर बताऊं, वो अवाम तो ये कह रही है कि आपने मुआहदा करना ही नहीं है, हम कुर्बान हो जाएं, अच्छा। आप इनको मारें पकड़ के। यस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये मैंने किसी और शो में नहीं ओके। बोला, मैं आपके शो में बोल रहा हूं। जो मेजोरिटी अवाम है वो तो कहती ही नहीं है कि आप मुआहदा करें, वो कहते हैं कि आप जाएं और इनसे लड़ाई करें। और अभी भी, फिर भी जब गवर्नमेंट जो है, क्योंकि जाहिर है आयतुल्ला खामनाई को शहीद करना कोई छोटी बात नहीं है अवाम के लिए, लेकिन बहरहाल आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के फैसले के साथ लोग कहते हैं कि हम साथ हैं, वो जो डिसाइड करें हमारे लिए सही है। और लेकिन तैयार बड़ा है। बड़ा। अगर अवाम की इस ख्वाहिश अगर है, समझ में आ गई, जज्बे फौजों के पीछे बेसिकली अवाम ही खड़ी होती है, तो यस फौज भी इतनी इक्विप्ड और हालत में तैयार है कि ये 20 सर, एयर बेसिस के अलावा उसके पास कुछ ऐसी चीज हो जिसकी बिना पर जो ईरान की अवाम की ख्वाहिश है उस पर अमल हो जाए। सलमान भाई, ऐसे ऐसे हथियार हैं इस पे। खैर अब तो कॉन्फिडेंशियल भी नहीं रहा, अब तो ईरानी मीडिया पे आके एनालिस्ट ने बात करना शुरू कर दी, इसलिए मैं भी ये बात आपके सामने कर लेता हूँ। नहीं, वो इंफॉर्मेशन की ईरान के वजह से पास, तो अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे थोड़ी देर के लिए खामोश हुए थे। वो इंफॉर्मेशन नहीं ऐसी नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, वो तो खैर, वो तो जो नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें वगैरह हैं, तो वो तो खैर उसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन नहीं ईरान थी के पास सर। ऐसी मिसाइल्स हैं। इस ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। देखिए, अच्छा। 3 सब्सटेंसेस होती हैं, यस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 एलिमेंट्स हैं। चौथा है प्लाज्मा। जब आप गैस को भी इतना हीटअप कर देते हैं कि वो, उसकी ब्रेक डाउन होकर वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और वो इतनी एनर्जी रखती है कि वो मिसाइलें जो अभी ईरान के पास हैं, और वो कोई छोटा वॉरहेड नहीं है उनके अंदर, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा वॉरहेड, उनका जो टनेज है वो काफी ज्यादा है, और इतने खतरनाक मिसाइल्स हैं ईरान के पास कि न्यूक्लियर वेपन की भी जरूरत नहीं है इन लोगों को, बकौल बकौल चंद लोगों के जो यहाँ पे आके टीवी पे आके ऐसी बात करते हैं। लेकिन बहरहाल उससे भी ज्यादा आई थिंक बड़ा हथियार ईरान के पास जो है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो न्यूक्लियर वेपन काम नहीं कर सकता, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काम कर रहा है। देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो बंद कर दिया। अगली जंग अगर होती है, और मैं काफी टाइम से कहता हुआ आ रहा हूं कि बाबल मंदब, अब अगर हमला होता है तो बाबल मंदब बंद होगा। और ये ऑफिशियली भी डिक्लेयर किया मिलिट्री ने, कल जो बिल्कुल है वो कर दिया। ऑफिशियली कि जी हम बाबल मंदब बंद कर रहे हैं, नॉर्दर्न इसराइल खाली करो, बाबल मंदब हम बंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सलमान भाई, ये जो चीजें हैं वो तो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आवाम का जज्बा। और आवाम यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे इनरोल हो चुके हैं जानम फिदाए ईरान के कैंपेन में। जानम फिदाए ईरान एक बाकायदा एक मूवमेंट है, जिसके अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आप जंग लड़ने के लिए आप अग्रीमेंट शो कर सकते हैं कि भाई मैं जंग करना चाहता हूं अमेरिका के साथ। तो यहाँ पे जब इतनी आवाम रेडी है लड़ाई करने के लिए और कुर्बान करने के लिए तैयार है, कह रहे हैं आप पूरा खत्म कर दें, आप न्यूक्लियर बम भी मार दें, तब भी हम जो है वो खड़े रहेंगे। आपको याद होगा कि जब ट्रम्प ने कहा था कि मैं इनके पावर प्लांट उड़ा दूंगा, तो वहां पे अवाम सारे जो पहुंच गए पावर थे। प्लांट आके खड़े हो गए यार, वो ब्रिजेस के ऊपर हाथ बिल्कुल। पकड़ के खड़े हो जाए कि बिल्कुल ऐसे ही मारना था। है आओ मारो। वो ब्लफ बिल्कुल कॉल दिया ऐसे था। उन्होंने ट्रम्प का कि भाई मारोगे आ जाओ, फिर वो एकदम से बिगी बिल्ली बन के उसने कहा जी मैं सीज फायर कर और रहा हूँ और आ जाओ मैं जी। आपकी बातें सुन के ही बहुत ज्यादा मुतमईन हो गया, अल्लाह नजरे बद से बचाए। लेकिन एक चीज थोड़ी सी और बताएं मुझे यस। कि आखिरी क्वेश्चन है, नहीं नहीं, आयतुल्लाह खामनाई साहब के जनाजे से मुतालिक मुझे जरा थोड़ा सा बता दें, राइट नाउ वो किधर हैं? इतना तो मुझे पता चल गया था कि इमाम अली रजा के सहन के अंदर उनकी वसीयत थी मुझे वहीं दफनाया जाए। लेकिन इस टाइम उनके जनाजे से मुतालिक क्या खबरें, क्या इतलात है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जुम्मे के रोज हो सकता है। फिर आपका किसी जगह पे मैंने ट्वीट वगैरह पढ़ लिया कि शायद मुहर्रम के महीने में कुछ ऐसा है इंडिया। थोड़ा जरा बताइएगा दुनिया, और इस वक्त कहाँ है वो, कहाँ वो कहते हैं देखें, अमानतन दफन है, क्या है, जरा इस मामला का थोड़ा जी बताइएगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल, अमानतन जो आपने बात की वही वही जो मेरी मालूमात है वो भी यही है। और मैं इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली, देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट प्लान अगर ठीक है। पता चले तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न। बहरहाल मैं बता देता हूँ, एक रफ आइडिया दे देता हूँ।
मुहर्रम से पहले पहले जिस जिसको आना है पाकिस्तान से या कहीं से, वो अपने पासपोर्ट तैयार रखे। 6 महीने का आपके वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट के अंदर। और ठीक साथ है। ही साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन यहाँ ये ममालिक के लोगों को वीजा फ्री एक्सेस या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस जो है वो दिया जाएगा। चार्टर्ड ठीक है। फ्लाइट्स भी होंगी जो पाकिस्तान और इन ममालिक से रन होंगी। और आशूरा के टाइम आप प्लान करें, जो मैं आपको बता ओके, सकता हूँ। समझ गया। क्योंकि मुझे तो इतना अंदाजा है कि तेहरान में है कोई 20 से 30 मिलियन के हवाले से ये तैयारियां हैं, और यस, मशहद में भी यस, कुंभ और तेहरान 3 जगहों पे तो बिल्कुल, होना ही होना बिल्कुल, जनाब, ऐसा ही है? बिल्कुल। 2 से 3 करोड़ लोगों की तैयारी हुई हुई है पूरा। मैं मतलब मैं एग्जैक्ट प्लान तो खैर डिटेल्स नहीं है, लेकिन बहरहाल पूरा शहर जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भरा हुआ होगा। उसकी अरेंजमेंट जो है वो करनी है। हक भी यही बनता है। और तो जी। देखिए, मैं आपको और आपके नाज़रीन के लिए यही बता सकता हूँ कि मुहर्रम से पहले पहले अपने पासपोर्ट्स वगैरह सब कुछ रेडी रखें। और ठीक है। अनाउंसमेंट की जो विंडो होगी वो रिलेटिवली शॉर्ट होगी। रिलेटिवली शॉर्ट का मतलब ये है कि 1 हफ्ते पहले शायद आपको नोटिस मिले। हो ठीक है। सकता है जल्दी, हो सकता है जल्दी कर लें। और हो सकता है प्लान चेंज भी हो जाए, मतलब उसको जो है वो एक डेट जो फिक्स है उसको चेंज किया जाए जंग के हिसाब से। लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जिस हिसाब से चल रहा है, अल्लाह ना करे कि कोई दोबारा हमला हो, लेकिन अगर जैसे चलता रहा, तो ये एक्सपेक्टेड है कि मुहर्रम तक जो है आप सब कुछ रेडी रखें ताकि इंशाल्लाह लोग आ ठीक सकें। है। बहुत तो शुक्रिया जॉन। इंशाल्लाह। आप बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे, ढेरों दुआएं आपके बहुत लिए जी। और इसी साबित कदमी के साथ आप लगे रहें, आप इस बहुत केस को, या ये ईरान की हद तक नहीं है, अब वो गैरत जिसको हम सोचते थे, उस गैरत को डिफेंड कर रहा है इस वक्त, कहीं ना कहीं मुस्लिम उम्मा की, कहीं ना कहीं एक एक मुसलमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। आप लोग, आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश कर लेंगे हम नेक्स्ट वीक में फिर 8-10 दिन बाद, क्योंकि लोगों का इसरार ये है कि आपको वेस्टर्न मीडिया में जरूर, सारे लोग इतना देखते नहीं है, आपके लिए हमेशा पाकिस्तान में लोग हाजिर है। आपको वही देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप पाकिस्तान में नजर आते रहे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी।